कैसे हैं आप सभी लोग। मैं एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। वीडियो में आज का टॉपिक रहेगा रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने से पहले इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण एवं मूलभूत बातों का अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। हम सबसे पहले इससे जुड़ी हुई कुछ विशेष बातों का क्रमवार अध्ययन करेंगे। शुरू करने से पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में ही बने बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कोई भी नई वीडियो अपलोड होने पर आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ, ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसमें सर्वप्रथम आता है रासायनिक अभिक्रिया की मुख्य विशेषताएं। देखिए, ये विशेषताएं रासायनिक अभिक्रिया की हैं। इनको हमें रासायनिक समीकरण से पहले बताना चाहिए था, लेकिन रासायनिक समीकरण पढ़ने के बाद इनको उदाहरण सहित समझाने में और समझने में काफी आसानी रहेगी, इसलिए हम इनको अब पढ़ते हैं। इसमें सर्वप्रथम आता है रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। देखिए, अभिक्रिया की मुख्य रूप से 5 विशेषताएं हैं। नंबर 1 है अवस्था परिवर्तन। इसका मतलब ये है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो भी उत्पाद भाग लेते हैं तो अभिक्रिया के पश्चात जो हमको उत्पाद प्राप्त होते हैं उन उत्पादों की या अभिकारकों की अवस्थाएं एक समान हो, यह आवश्यक नहीं। अर्थात हो सकता है कि 2 ठोस पदार्थ अभिकारक के रूप में भाग ले रहे हों, लेकिन अभिक्रिया के फलस्वरूप जो उत्पाद मिलता हो वो आवश्यक नहीं ठोस ही हो, या जो 2 द्रव पदार्थ भाग ले रहे हैं अभिकारक के रूप में तो ये आवश्यक नहीं है कि उत्पाद के रूप में वो हमको द्रव पदार्थ ही दें। ऐसा ही एक उदाहरण है कार्बन का दहन। जब हम कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करते हैं तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है उत्पाद के रूप में। तो इस अभिक्रिया में जो कार्बन भाग लेता है अभिकारक के रूप में वह ठोस पदार्थ है। दूसरा अभिकारक है ऑक्सीजन गैस, जो कि गैसीय अवस्था में है, लेकिन दोनों की अभिक्रिया के पश्चात जो हमको उत्पाद मिलता है वह मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि शुद्ध रूप से एक गैसीय पदार्थ है, एक गैसीय अवस्था प्राप्त होता है। इस प्रकार जो अभिकारक के रूप में भाग ले रहे थे वो 2 पदार्थ थे, ठोस और गैस, लेकिन जब हमको उत्पाद प्राप्त हुआ तो वह प्राप्त हुआ गैस। नंबर 2 है ताप परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रियाओं में ताप में परिवर्तन होता है। कभी कभी ताप कम हो जाता है और कभी कभी अभिक्रिया के फलस्वरूप ताप बढ़ जाता है। ऐसा एक उदाहरण है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम अंग्रेजी में क्विकलाइम या बिना बुझा चूना कहते हैं। इसका सूत्र होता है CaO। इस CaO की जब हम जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमको प्राप्त होता है CaOH का होल ट्वाइस, जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बुझा हुआ चूना कहते हैं। इस अभिक्रिया में अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा प्राप्त होती है। नंबर 3 है रंग परिवर्तन। कुछ अभिक्रियाओं में अभिकारकों का रंग कुछ और होता है, जबकि अभिक्रिया के फलस्वरूप बने हुए उत्पादों का रंग कुछ और होता है। ऐसी एक अभिक्रिया है कॉपर सल्फेट प्लस Fe। हमको मिलता है FeSO4 प्लस Cu, यानी जब हम कॉपर सल्फेट में लोहे की छीलन डालते हैं तो इस अभिक्रिया में कॉपर मुक्त हो जाता है और हमको फेरस सल्फेट मिलता है। तो इस समीकरण को आप देख रहे हैं। इस समीकरण में जो कॉपर सल्फेट है CuSO4 यह नीले रंग का होता है। अभिक्रिया के पश्चात जो हमको मिलता है FeSO4 यह नीले हरे रंग का होता है। नंबर 4 है गैस अवमुक्त होना, यानी गैस रिलीज होना। इसका उदाहरण है जिंक की तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया, यानी जब हम जिंक धातु की किसी भी तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें जिंक का लवण प्राप्त होता है और साथ ही पर्याप्त मात्रा में हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। ये समीकरण आप देख रहे हैं। इस समीकरण में हम जिंक धातु की क्रिया कराते हैं तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से, और अभिक्रिया के फलस्वरूप हमको जो मिलता है वो मिलता है ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट एवं हाइड्रोजन गैस H2। एक और अंतिम इसकी विशेषता है अवक्षेपण, यानी अवक्षेप की प्राप्ति। देखिए, अवक्षेप जो होता है वह एक पदार्थ होता है घुलनशील, जो हमको किसी द्रव में तैरता हुआ दिखाई देता है। वह घुलता नहीं है लेकिन द्रव में तैरता रहता है। इसको हम कहते हैं अवक्षेप। यह अवक्षेप अलग अलग रंगों का हो सकता है। इसका एक उदाहरण है बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, यानी जब हम बेरियम क्लोराइड की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो हमको बेरियम सल्फेट
एवं HCl प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया में उत्पाद के रूप में जो हमको प्राप्त हो रहा है BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट, यह एक अवक्षेप है जो HCl में अघुलनशील रहता है। तो ये महत्वपूर्ण 5 विशेषताएं थी जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में होती हैं। रासायनिक समीकरण को जब हम पढ़ेंगे विस्तार से, उसको संतुलित करना सीखेंगे, तो वहां ये 5 गुण महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे, इसलिए हमको इनको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने से पूर्व हमको रासायनिक समीकरण को लिखना आना चाहिए। तो रासायनिक समीकरणों को लिखने के लिए 3 बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जिनके बारे में हमको विशेष जानकारी होनी चाहिए। नंबर 1 है, रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ भाग लेते हैं, चाहे वो अभिकारकों के रूप में हो और चाहे वो अभिक्रिया के पश्चात प्राप्त होने वाले उत्पादों के रूप में हो, हमको उनके सूत्रों के बारे में, अणुसूत्रों के बारे में या प्रतीकों के बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। नंबर 2, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ यदि धातु के रूप में है तब वे परमाणु अवस्था में होते हैं, तब हम उनको उनके प्रतीकों के द्वारा दर्शाते हैं। चाहे वो धातु हो चाहे एक परमाणु पदार्थ, तब उनको हम केवल प्रतीक से दर्शाते हैं। जैसे धातुएं हैं कॉपर Cu, एल्यूमिनियम Al, आयरन Fe, मरकरी Hg, सोडियम Na, पोटेशियम K इत्यादि, तब इनको हम केवल इनके प्रतीक से ही दर्शाते हैं। यदि हमारा कोई यौगिक द्विपरमाणु या बहुपरमाणु है तब हम उसको प्रतीक के बजाय उसके अणु सूत्र से लिखते हैं। नंबर 3 है, इस अभिक्रिया में जितने भी अभिकारक हमारे भाग लेते हैं उनको हम अपने बाएं हाथ की ओर लिखते हैं, और यदि अभिकारक एक से अधिक हैं तो हम उनके बीच में एक प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। इसी प्रकार जो रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात हमको उत्पाद प्राप्त होते हैं उनको हम अपने दाएं हाथ की ओर लिखते हैं और उनके मध्य भी हम प्लस का चिन्ह लगा देते हैं यदि उत्पादों की संख्या 1 से अधिक होती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। इसके पश्चात भी रासायनिक समीकरण हमको पूर्ण जानकारी नहीं देते। कुछ ऐसी कमियां हैं समीकरण में, कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे हमको रासायनिक समीकरणों का पूर्ण ज्ञान नहीं होता। नंबर 1 है पदार्थों की अवस्थाएं, अर्थात इस अभिक्रिया में या किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो हम समीकरण लिखते हैं उनमें हमको ये सही जानकारी नहीं होती कि हमारा अभिकारक या हमारे अभिकारक यदि 1 से अधिक हैं और हमारे उत्पाद किस अवस्था में है, उनकी अवस्था ठोस है, द्रव है या गैस, हमको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती। नंबर 2 है रासायनिक अभिक्रिया की गति एवं प्रयुक्त पदार्थों का सांद्रण, यानी रासायनिक अभिक्रिया जो हो रही है वो किस गति से हो रही है और इस अभिक्रिया में जो उत्पाद एवं अभिकारक भाग ले रहे हैं उनका सांद्रण कितना है, ये भी जानकारी हमको पूर्ण रूप से नहीं मिलती। ये एक समीकरण का दोष है। नंबर 3 है अभिक्रिया में जो प्रयुक्त ऊर्जा हो रही है या अवमुक्त ऊर्जा हो रही है, ताप के रूप में, ध्वनि के रूप में या प्रकाश के रूप में, उसकी कितनी मात्रा है, यह हमको सही जानकारी नहीं होती। उदाहरण के लिए हमने लिखा है CaCO3, इसमें जब हम गर्म करते हैं तो हमको मिलता है CaO + CO2। अब हमने लिख दिया गर्म करने पर, लेकिन हमको इस समीकरण से ये पता नहीं चलता कि इसमें कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, तो कितनी ऊर्जा अवमुक्त या प्रयुक्त होती है इसकी हमें सही जानकारी नहीं होती। नंबर 4 है अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगा समय, यानी कोई अभिक्रिया कितने समय में पूर्ण हो जाएगी, इसके विषय में भी हमको सही सटीक जानकारी नहीं होती। ये भी इस समीकरण का एक दोष है। नंबर 5 है एक महत्वपूर्ण इसका दोष, हमको ये पता नहीं चलता कि हमारी अभिक्रिया उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय। कोई अभिक्रिया एक ही दिशा में हो रही है, अर्थात हमको केवल अभिकारकों से उत्पाद प्राप्त हो सकते हैं, हम उत्पादों से वापस अभिकारक प्राप्त नहीं कर सकते। ये अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में होती है। जो अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में होती है उसको हम कहते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। जो अभिक्रिया दोनों दिशाओं में होती है, जिसमें हम उत्पादों से वापस अभिकारक प्राप्त कर लेते हैं, उस अभिक्रिया को हम कहते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो इस समीकरण में ये भी एक दोष है, हमको ये ज्ञात नहीं होता कि अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय है या उत्क्रमणीय। चलिए आगे चलते हैं। अब हम इस रासायनिक समीकरण की जो कुछ सीमाएं थी, कुछ कमियां थी,
इनके दोषों को दूर करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो कुछ कमियां थी उनको सुधारते हैं। इन कमियों को संशोधित करने से यह समीकरण काफी हद तक सूचनात्मक हो जाती है, यानी इस अभिक्रिया में जो कुछ भी होता है हमको अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो जाती है। इसमें नंबर 1 है पदार्थों की अवस्थाओं का निरूपण, अर्थात इस अभिक्रिया में जो पदार्थ हमारे भाग ले रहे हैं, चाहे वो अभिकारक हो चाहे वो उत्पाद हो, हम उनकी अवस्थाओं को संक्षिप्त में उनके बराबर में ब्रैकेट में लिख देते हैं। जैसे ठोस पदार्थ है यानी सदृढ़, तो उसके लिए हम लिखते हैं ब्रैकेट में S। द्रव पदार्थ है तो हम लिखते हैं ब्रैकेट में लिक्विड यानी L। इसी प्रकार गैस के लिए हम लिखते हैं संक्षिप्त में ब्रैकेट के अंदर G। कुछ जगह हम गैसों को दर्शाते हैं तीर से, कुछ जगह लिखते हैं हम केवल G। ये बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। देखिए, जब कोई गैस मौलिक रूप से गैस ही होती है, अर्थात सामान्य ताप और दाब पर यदि वह गैसीय अवस्था में ही है, तब हम उसको ऊपर की ओर तीर लगाते हैं, ऊपर की ओर। जैसे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, यह एक गैस है सामान्य ताप और दाब पर। ऑक्सीजन O2 यह भी सामान्य ताप और दाब पर गैस ही है, इसलिए इनके लिए हम तीर लगाते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो सामान्य ताप और दाब पर यानी सामान्य अवस्था में गैस नहीं होते बल्कि ठोस या द्रव होते हैं, लेकिन जिस टाइम हमको वो उत्पाद के रूप में मिलते हैं तब वो किन्हीं कारणों से अपनी मौलिक अवस्था में न होकर हमको गैसीय अवस्था में मिलते हैं। जैसे पानी है, अभिक्रिया में ऊष्मा अवमुक्त होती है, उस ऊष्मा की वजह से हो सकता है पानी हमको द्रव अवस्था में न मिल करके गैसीय अवस्था में मिले, भाप के रूप में मिले, लेकिन पानी मौलिक रूप से द्रव होता है। यदि हमको वो किसी कारण से गैसीय अवस्था में मिल रहा है तब हम उसके लिए G लिखेंगे। यानी यदि कोई पदार्थ मौलिक रूप से गैस अवस्था नहीं होता लेकिन हमको गैसीय अवस्था में प्राप्त हो रहा है, तब हम ब्रैकेट में G लिखते हैं। और यदि वह पदार्थ मूल रूप से गैस होता है सामान्य ताप और दाब पर भी, तब हम उसके लिए ऊपर की ओर तीर लगाते हैं। ये मुख्य अंतर है गैस में दर्शाने के लिए। नंबर 2 है अवक्षेप को दर्शाना। देखिए, अवक्षेप जो होता है वह अघुलनशील पदार्थ होता है जो हमको किसी अन्य द्रव पदार्थ में तैरता हुआ प्राप्त होता है। वह घुलता नहीं है, किसी अन्य उत्पाद में जो द्रव होता है उसमें वह तैरता हुआ रहता है। इस अवक्षेप को हम दर्शाते हैं नीचे की ओर तीर लगा करके, यानी अवक्षेप के सूत्र के बराबर में हम एक तीर लगाते हैं, उसकी दिशा नीचे को होती है। नंबर 3, इस समीकरण में जो भी ताप, दाब या अन्य उत्प्रेरक होते हैं उनको हम तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखकर दर्शाते हैं। जैसे जब हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को उच्च तप्त लोहे पर प्रवाहित करते हैं तो हमको अमोनिया गैस प्राप्त होती है। यह अभिक्रिया सामान्य ताप और दाब पर नहीं होती, इसके लिए 200 एटमॉस्फेयर दाब चाहिए और लगभग 260 डिग्री सेल्सियस का ताप चाहिए। तो इस ताप और इस दाब को हम इस तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिख देते हैं। इन कुछ बातों को समीकरण में जोड़ देने से समीकरण काफी हद तक सूचनात्मक हो जाती है, अर्थात इन संशोधनों को करने के पश्चात समीकरण से हमको अत्यधिक जानकारी मिल जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अंतिम चरण है रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए। देखिए, संतुलित करने से पहले एक होती है कंकाली समीकरण, जिसे हम स्केलेटन इक्वेशन भी कहते हैं। यह समीकरण हमको केवल ये बताती है कि किन किन अभिकारकों से मिलकर के अभिक्रिया होती है और अभिक्रिया के पश्चात कौन कौन से उत्पाद हमको प्राप्त होते हैं। यह समीकरण केवल अभिक्रिया में प्राप्त होने वाले और भाग देने वाले अभिकारकों के सूत्र को बताती है, दर्शाती है। इस अभिक्रिया में कितनी मात्रा में अभिकारक प्रयोग में लाए गए और कितनी मात्रा में हमको उत्पाद प्राप्त हुए, इसके बारे में समीकरण कोई जानकारी नहीं देती। यह समीकरण असंतुलित समीकरण होती है। यह हमें केवल ये बताती है कि किन किन पदार्थों से अभिक्रिया के पश्चात क्या क्या मिलता है, लेकिन कितनी मात्रा में क्या मिलता है इस बारे में समीकरण कोई जानकारी नहीं देती। वास्तव में यह समीकरण असंतुलित समीकरण होती है। इसी को हम स्केलेटन या कंकाली समीकरण कहते हैं। अब इस समीकरण को संतुलित करने से पहले हमको कुछ बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। जो कंकाली समीकरण आपको दी गई है या आपको प्राप्त हुई है या आपको जानकारी है,
उस समीकरण में जो भी अभिकारक भाग ले रहे हैं या उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं उनके हमको सूत्र या अणुसूत्र ज्ञात होते हैं। लेकिन इसमें होता क्या है, इसमें दाएं और बाएं दोनों तरफ अणुओं की या परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती, इसलिए यह समीकरण असंतुलित या इनबैलेंस होती है। समीकरण को संतुलित करने के लिए हम जिस नियम को आधार बनाते हैं वह होता है द्रव की अविनाशता का नियम। आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा द्रव्य की अविनाशता का नियम, जिसके अनुसार द्रव्य को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। द्रव्य अविनाशी है, अर्थात किसी भी अभिक्रिया में जितने कुल अभिकारक भाग ले रहे हैं उनके कुल जितने परमाणु हैं, अभिक्रिया के पश्चात जो हमको उत्पाद प्राप्त होते हैं उनके भी कुल परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। अर्थात अभिक्रिया से पूर्व और अभिक्रिया के पश्चात कुल परमाणुओं की संख्या में कोई अंतर नहीं होता। ये जो अभी हम बात कर रहे थे कंकाली समीकरण, इसमें उत्पादों में और अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या एक समान नहीं होती। अब हम इन्हीं परमाणुओं की संख्या को एक समान बनाएंगे। समान बनाने के पश्चात हमको ये ज्ञान भी हो जाएगा कि कितनी मात्रा में किस किस अभिकारक ने भाग लिया और कितनी मात्रा में कौन कौन सा उत्पाद प्राप्त हुआ। और इस संतुलित समीकरण में दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या भी समान रहेगी। समीकरण को संतुलित करने की मुख्य रूप से 4 विधियां हैं, आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर। नंबर 1 इसमें है, जो समीकरण की 4 विधियां हैं उनमें एक है जांच एवं त्रुटि विधि, नंबर 2 है संयोजकता विधि, नंबर 3 है आयनिक समीकरण विधि, नंबर 4 है आंशिक समीकरण विधि। इनमें से जो प्रथम विधि है आपकी जांच एवं त्रुटि विधि, इसी की सहायता से हम यहाँ समीकरणों को संतुलित करना सीखेंगे। तो अन्य 3 विधियां हैं, उनका अध्ययन आप उच्च कक्षाओं में आगे चलकर करेंगे। यहाँ पर प्रथम नियम की सहायता से ही, प्रथम विधि की सहायता से ही हम समीकरणों को संतुलित करना सीखेंगे। देखिए उदाहरण के लिए आपके सामने लिखी हुई एक समीकरण आप देख रहे हैं, यहां लिखा हुआ है KClO3, ये है पोटेशियम क्लोरेट। इसको जब हम गर्म करते हैं तो हमको मिलता है KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड प्लस O2 यानी ऑक्सीजन। अर्थात पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर हमको मिलता है पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस। यहाँ ये स्पष्ट है कि पोटेशियम क्लोराइड हमारा एक अभिकारक है और पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस हमारे 2 उत्पाद हैं। इस समीकरण में हमको ये यथार्थ यानी ये सही मालूम नहीं चल रहा कि पोटेशियम क्लोराइड के कितने अणु लेंगे और प्राप्त होने वाले पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन के कितने कितने अणु होंगे, इसलिए यह समीकरण कंकाली समीकरण है। वैसे भी आप देख लीजिए इस समीकरण में कोई संतुलन नहीं है। आप देख रहे हैं बाएं तरफ लिखा हुआ है KClO3, अर्थात बाएं तरफ ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं, जबकि दाएं तरफ लिखा हुआ है O2, दाएं तरफ ऑक्सीजन के केवल 2 परमाणु हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उत्पाद प्राप्त होने पर ऑक्सीजन का 1 परमाणु कम हो गया यानी नष्ट हो गया, जो कभी संभव नहीं है। इस समीकरण में ये खामी है, वास्तव में ऑक्सीजन का 1 परमाणु नष्ट नहीं हुआ है। इस समीकरण में संतुलन नहीं है, ये असंतुलित समीकरण है। तो देखिए संतुलित समीकरण जब हम प्राप्त करेंगे तो देखिए समीकरण को संतुलित करने से पहले हम यही जांच करते हैं कि बाएं तरफ अर्थात सभी अभिकारकों में अलग अलग तत्वों के कितने कितने परमाणु हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं दाएं तरफ यानी उत्पादों में अलग अलग परमाणु कितनी संख्या में हैं। उसके पश्चात हम तुलना करते हैं निश्चित रूप से बाएं पक्ष में अर्थात अभिकारकों में और दाएं पक्ष में अर्थात उत्पादों में परमाणुओं की संख्या एक समान नहीं होगी, अलग अलग तत्वों की परमाणु संख्या अलग अलग होगी। हो सकता है कुछ तत्वों की परमाणु संख्या दोनों ओर समान हो, जैसे कि इस समीकरण में आप देख रहे हैं पोटेशियम अर्थात K की संख्या दोनों ओर समान है। तो हो सकता है कुछ तत्वों की संख्या दोनों ओर समान हो, लेकिन सभी की संख्या दोनों ओर समान नहीं होगी। तो देखिए संतुलित करते कैसे हैं, इसके लिए बनाते हैं एक सारणी इस प्रकार से। ऊपर लिखते हैं तत्वों के परमाणुओं की संख्या, नीचे लिखते हैं अभिकारक, उसके नीचे लिखते हैं उत्पाद। तो जितने भी हमारे तत्व हैं
उनको हम क्रमवार लिखते जाते हैं। और नीचे लिखे हुए हैं अभिकारक और उत्पाद, यानी किसी भी तत्व के परमाणु अभिकारक में कितने हैं और उसी तत्व के परमाणु उत्पाद में कितने हैं। जब हम इनको लिखेंगे तो हम पाएंगे कि ये एक समान नहीं है। अब देखिए, संतुलित करने से पहले हमको जो मिली है कंकाली समीकरण, स्कैटर्ड इक्वेशन, इसमें जो लिखे हुए हैं यौगिक, वो यौगिक अपने आप में सही हैं। अर्थात यौगिक के अंदर जितने परमाणु हैं उन परमाणुओं की संख्या में हम कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। अर्थात KClO3 में ना हम K को बदलेंगे, ना हम Cl को, न O3 को। KCl अपने आप में पूर्ण है। ये एक यौगिक का अणु है और इस अणु में परमाणुओं की संख्या निश्चित अनुपात में होती है, जो कि ठीक अनुपात में है। हम इस अणु के परमाणुओं को अलग अलग नहीं छेड़ेंगे, बल्कि सभी यौगिकों को एक ब्रैकेट में बंद कर देंगे। इस तरीके से मैंने भी इस समीकरण के सभी यौगिकों के अणुओं को बंद कर दिया है। यानी इस यौगिक के अंदर जो परमाणु हैं, इनकी संख्या में हम कोई बदलाव नहीं करेंगे। हम केवल संपूर्ण अणु को 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना करेंगे। अर्थात अणु के शुरू में अंक लगाएंगे 1, 2, 3, 4, जो भी उचित होगा परमाणुओं की संख्या को संतुलित करने के लिए। ऐसा करने पर आप पाएंगे कि कभी कभी 1 या 2 या 3 तत्वों के परमाणु संतुलित हो जाएंगे, लेकिन किसी अन्य तत्व का संतुलन बिगड़ जाएगा। तो हम ऐसा तब तक करते रहेंगे जब तक सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या दोनों ओर अभिकारकों में और उत्पादों में एक समान न हो जाए। जब हमारे सभी परमाणुओं की संख्या उत्पादों में भी और अभिकारकों में भी एक समान हो जाएगी, तब यह समीकरण संतुलित हो जाएगी। उदाहरण देखिए, मैं आपके लिए 2 समीकरण दिखा रहा हूं। एक यही है पोटेशियम क्लोराइड। देखिए, हमने लिखा है तत्व, हमारे पास इसमें 3 तत्व हैं, KClO यानी पोटेशियम, दूसरा क्लोरीन और तीसरा ऑक्सीजन। ये हमारे 3 तत्व हैं। और नीचे लिखा है हमने अभिकारक और उसके नीचे लिखा है उत्पाद। यानी पोटेशियम के जो हमारे परमाणु हैं वो अभिकारकों की तरफ यानी बाएं पक्ष की ओर 1 है, हमने 1 लिख दिया। इसी प्रकार उत्पादों में भी पोटेशियम का एक ही परमाणु है, वो भी हमने 1 लिख दिया। आगे हम चलते हैं, आगे लिखा हुआ है Cl। आप देख रहे हैं Cl अभिकारकों में भी 1 है और उत्पादों में भी 1 है। तो हमने क्लोरीन के नीचे 1 लिख दिया दोनों के लिए। दोनों तरफ हमारी संख्या समान है क्लोरीन के लिए। आगे चलते हैं ऑक्सीजन। देखिए, ऑक्सीजन हम देखते हैं कि अभिकारकों में 3 परमाणु हैं, जबकि उत्पादों में 2 परमाणु। तो हम लिखेंगे ऊपर 3 और लिखेंगे नीचे 2। अब आप देखिए, इस टेबल में K और Cl की संख्या एक समान है, लेकिन ऑक्सीजन की संख्या एक समान नहीं है। अर्थात पोटेशियम और क्लोरीन के परमाणु तो संतुलित हैं, लेकिन ऑक्सीजन का परमाणु संतुलित नहीं है। अब हम जब ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे तो हो सकता है कुछ समीकरणों में जो संतुलित हैं उनका संतुलन बिगड़ जाए। अर्थात जब हम ऑक्सीजन को अभिकारक और उत्पादों में दोनों ओर समान कर लेंगे तो हो सकता है पोटेशियम या क्लोरीन का संतुलन बिगड़ जाए। तो जब भी हम किसी एक परमाणु का संतुलन बनाएंगे, उसके तुरंत बाद अन्य को भी जांच कर लेंगे कि कहीं औरों का संतुलन बिगड़ तो नहीं गया है। जब तक सभी परमाणुओं का संतुलन एक समान नहीं होगा, तब तक हमारी समीकरण संतुलित नहीं होगी। तो देखिए, इसके लिए मैंने बताया था कि ब्रैकेट के अंदर हमको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, और ऐसा भी नहीं है कि हम अपनी मर्जी से परमाणुओं की संख्या बढ़ा घटा दें। तो अब हम यदि इस O जो दाएं तरफ लिखा हुआ है O2, यदि हम इसके आगे 2 लिख देते हैं तो ये 4 हो जाएगा दाएं तरफ, लेकिन बाएं तरफ 3 लिखा हुआ है, फिर संतुलन बिगड़ जाएगा, फिर संभव नहीं है। अब यदि हम बाएं तरफ 2KClO3 के आगे 2 लिखते हैं तो वहां पर भी 6 हो जाता है। फिर अब की बार हम देखते हैं दाएं तरफ O2 के आगे 3 लिखते हैं तो ये हो जाता है 3O2। यानी ऐसा करने से जो हमारे उत्पाद हैं उनमें ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 6 हो जाती है, लेकिन बाएं तरफ अभी भी
3 ही है। और जो 2KClO3 लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर, इसमें हम KCl और O3 को नहीं छोड़ेंगे, बल्कि ब्रैकेट के बाहर 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना जो भी उचित होगा वो लिखेंगे। तो हम इस ब्रैकेट के बाहर 2 लिखते हैं, तो हम देखते हैं 2KClO3 हो जाता है। ऐसा करने से हमारे जो ऑक्सीजन के परमाणु थे वो 6 हो जाते हैं। यानी बात बन जाती है 2KClO3 लिखने पर बाएं तरफ ऑक्सीजन के परमाणु 6 हो जाते हैं और दाएं तरफ O2 के आगे 3 लिखने से इधर भी परमाणु 6 हो जाते हैं। ऐसा करने से दोनों तरफ परमाणु की संख्या समान हो जाती है। लेकिन अभी समीकरण संतुलित नहीं हुई। देखिए, ऐसा करने से बाएं तरफ K और Cl के परमाणुओं की संख्या ज्यादा हो जाती है, 2 हो गई, जबकि दाएं तरफ अभी 1 ही है। इसलिए यदि हम दाएं तरफ KCl के आगे 2 लगा देते हैं तो इस बार दाएं तरफ भी K और Cl के परमाणुओं की संख्या 2 हो जाती है। तो फाइनली जब हम KCl के आगे यानी बाएं तरफ 2 लगा देते हैं तो ये हो जाता है 2KClO3 और दाएं तरफ भी KCl के आगे 2 लगाने से और O2 के आगे 3 लगाने से दोनों तरफ सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या एक समान हो जाती है। देखिए नई टेबल, इस टेबल में आप चेक कर लीजिए, सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या एक समान है। तो इस तरीके से हम किसी भी समीकरण को संतुलित कर लेते हैं। जब तक दोनों तरफ सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होगी तब तक हमारी समीकरण संतुलित नहीं होगी। विशेष ध्यान रखें, जब भी आप किसी भी तत्व के परमाणुओं की संख्या को संतुलित करते हैं तो ऐसा करने के पश्चात समीकरण को पुनः जांच लें। हो सकता है किसी अन्य तत्व के परमाणुओं की संख्या का संतुलन बिगड़ गया हो। जिस समय आपको सभी तत्व के परमाणुओं की संख्या एक समान प्राप्त होती है दोनों तरफ, उस समय आपकी समीकरण संतुलित हो जाती है। तो ये महत्वपूर्ण बात थी समीकरण को संतुलित करने की। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। तो चलिए छात्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।